नमस्कार। आज हम मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इससे जुड़े कुछ अहम विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास कुछ नोट्स और सारांश हैं जिनसे ये मुख्य बिंदु लिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात सामने लाते हैं कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले वो सिर्फ ठंडे तर्क या स्प्रेडशीट के नंबरों से नहीं चलते। नहीं चलते, बिल्कुल नहीं। असल में हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा बर्ताव वो कहीं ज्यादा असर डालते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से पैसे और हमारी मानसिकता के इस थोड़े पेचीदा रिश्ते से जुड़े सबसे जरूरी और शायद चौंकाने वाले विचारों को निकालें और समझें। हाँ, कोशिश करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मतलब गणित है ना, निवेश मतलब कोई फॉर्मूला। हाँ, यही धारणा है आमतौर पर। जैसा ये स्रोत बताते हैं, असली ड्राइवर तो डर, लालच, उम्मीद, ये सब भावनाएं हैं। बिल्कुल। तरी इसी मनोवैज्ञानिक पहलू से शुरू करते हैं। ये शायद हम में से कई लोगों की आर्थिक जिंदगी की सच्चाई है। हाँ, और ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये सोचना कि हमारे वित्तीय निर्णय एकदम तर्क संगत होते हैं, बिल्कुल, ये अपने आप में एक कह सकते हैं भ्रम है। अच्छा। हाँ, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, हम इंसान हैं और भावनाएं तो हमारे फैसलों का हिस्सा हैं ही। आप सोचिए, बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है। बिल्कुल। अचानक मुनाफा दिखे तो लालच शायद हमें अंधा बना दे। और बेहतर भविष्य की उम्मीद वो हमें बचत के लिए प्रेरित करती है। तो ये भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, और ये सिर्फ बड़े निवेश या स्टॉक मार्केट तक की बात नहीं है ना। मुझे तो लगता है ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से एकदम बेझिझक खर्च कर देना, शायद थोड़े से वो तात्कालिक सुख के लालच में। हाँ, होता है। या फिर भविष्य के डर से जरूरत की चीजों पर भी खर्च करने से हिचकना। ये भावनाएं तो मतलब हर लेवल पर काम कर रही होती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चुनौती तब आती है जब हम इन भावनाओं को पहचान नहीं पाते या उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। सही। देखिए, डर उपयोगी हो सकता है अगर वो हमें बेवकूफ़ी भरे जोखिम लेने से रोके। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर डर के मारे हम अच्छी निवेश योजनाओं से भी दूर भागे तो वो नुकसानदेह है। बिल्कुल। इसी तरह लालच अगर हमें मेहनत करने को प्रेरित करे तो ठीक है, पर अगर वो हमें जल्दी अमीर बनो टाइप की स्कीमों के पीछे भगाए तो वो खतरनाक है। तो इन स्रोतों का एक मुख्य संदेश मुझे लगता है यही है, अपनी भावनाओं को समझें और कोशिश करें कि वो आपके वित्तीय लक्ष्यों के आड़े ना आए। मतलब एक बैलेंस साधना, तर्क और भावनाओं के बीच। बिल्कुल, वही कुंजी है। ये बैलेंस वाली बात दिलचस्प है। और यहीं से एक और आइडिया निकलता है जो इन नोट्स में काफी जोर देकर कहा गया है, रिच होना और वेल्थी होने के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से देखने में तो ये एक जैसे लग सकते हैं, पर नोट्स कहते हैं इनमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल है। रिच होना मतलब आय का दिखना, महंगी कारें, बड़ी पार्टियां, वो सब। हाँ, दिखावा। लेकिन वेल्थी होना कुछ और है। ये वो पैसा है जो दिखता नहीं, जो आपको स्वतंत्रता देता है। क्या आप इस अंतर को थोड़ा और समझा सकती हैं? ये सिर्फ शब्दों का खेल है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत गहरा मतलब प्रैक्टिकल मतलब है। असल में रिच दिखने की चाहत वो अक्सर वेल्दी बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। अच्छा, कैसे? आप पैसा बचाने की बजाय खर्च करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को लगे कि आप अमीर हैं। आजकल सोशल मीडिया ने तो इस दबाव को और भी बढ़ा दिया है। हाँ, ये तो है। जबकि असली दौलत यानी वेल्थ वो पर्दे के पीछे काम करती है। वो आपको सुरक्षा देती है, विकल्प देती है, दिखावा नहीं। वेल्थ का मतलब है आपके पास इतने संसाधन हो कि आप अपनी मर्जी से जी सकें, अपने समय पर आपका नियंत्रण हो। अपने समय पर नियंत्रण? हाँ, ये वो पैसा है जो आपको रात को चैन की नींद सोने देता है। जैसा कि नोट्स कहते हैं, असली लक्ष्य यही वेल्थ हासिल करना होना चाहिए, न कि सिर्फ रिच दिखना। अपने समय पर नियंत्रण, ये बात बहुत पावरफुल लगती है। शायद पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है। शायद, हाँ। लेकिन ये नियंत्रण या ये वेल्थ पाना, ये सिर्फ हमारी मेहनत और स्मार्ट फैसलों पर ही निर्भर नहीं करता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि इसमें किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ है। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि भाई इन्होंने सब कुछ सही किया होगा, और असफल लोगों को उनकी गलतियों का जिम्मेदार ठहराते हैं। पर ये स्रोत कहते हैं कि तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किस्मत और जोखिम ये अदृश्य शक्तियां हैं जो हर किसी की कहानी को प्रभावित करती हैं। कोई सही समय पर सही जगह हो सकता है, हाँ, या फिर कोई अप्रत्याशित घटना किसी की सारी योजना चौपट कर सकती है। सही। इसे स्वीकार करना हमें 2 चीजें सिखाता है। पहला, अपनी सफलताओं पर थोड़ा विनम्र होना, क्योंकि शायद इसमें किस्मत का भी हाथ था। हाँ, दूसरा, दूसरों की असफलताओं पर थोड़ी सहानुभूति रखना, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो, पर हालात उनके पक्ष में ना रहे हों। ये बहुत जरूरी बात है। और ये समझ हमें दूसरों से अपनी तुलना करने की जो एक निरर्थक दौड़ है, हाँ, उससे भी बचाती है। हाँ, वो तुलना वाली बात। बिल्कुल, जैसा कि नोट्स में भी उल्लेख है, हर व्यक्ति पैसे को अपने अनूठे अनुभवों के लेंस से देखता है। जो गरीबी में पला बड़ा है, वो पैसे को सुरक्षा के नजरिए से देखेगा। हाँ, जबकि अमीर घर में पैदा हुआ शायद जोखिम लेने में ज्यादा सहज होगा। उनकी दुनिया अलग है, उनके फैसले अलग होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक की सफलता का फॉर्मूला दूसरे पे लागू करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके शुरुआती बिंदु, जोखिम सहने की क्षमता और रास्ते में आई किस्मत सब अलग अलग हो सकती हैं। निश्चित रूप से नकल करने की बजाय सिद्धांतों को समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। साथ ही ये स्वीकार करना कि बाहरी कारक भूमिका निभाते हैं, हमें अपनी रणनीति में एक सुरक्षा का मार्जिन रखने की अहमियत भी सिखाता है। मतलब थोड़ी गुंजाइश रखना। हाँ, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि चीजें शायद उम्मीद के मुताबिक न हो, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान उन चीजों पर देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। जैसे हम कितना बचाते हैं, हम कितना सीखते हैं, हम कितने धैर्यवान हैं। धैर्य की बात आई तो एक और अहम सबक जो इन नोट से मिलता है वो है संतोष का महत्व। हाँ, इनफ। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि और ज्यादा की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमा रहा होगा, किसी के पास आपसे बेहतर कुछ होगा। सच है। असली अमीरी शायद तब आती है जब आप ये तय कर पाते हैं कि मेरे लिए कितना काफी है। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर अमल करना शायद बहुत मुश्किल है, खासकर आज की दुनिया में। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं, पता है? हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, मतलब हम एक लक्ष्य हासिल करते हैं, थोड़ी देर खुशी मिलती है, और फिर हम अगले और बड़े लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। खुशी का स्तर वापस वहीं आ जाता है। अरे हाँ। तो ये इनफ या पर्याप्त की भावना विकसित करना एक सचेत अंदरूनी काम है। इसका संबंध उस विचार से भी है जो नोट्स में है कि ऊंचे रिटर्न्स पाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है वित्तीय रूप से अविनाशी बनना। अविनाशी मतलब ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां बाजार के उतार चढ़ाव या एकाध गलत फैसले आपको बर्बाद न कर सकें। अच्छा, सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। मन की शांति जो इस इनफ की भावना से आती है, वही असली दौलत है। अगर आप रात दिन पैसे की चिंता में डूबे हैं, तो उस पैसे का क्या फायदा? सही बात है। यानी ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। ये लंबी अवधि की सोच की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में नोट्स में भी काफी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। लंबी अवधि की सोच और धैर्य ये शायद सबसे शक्तिशाली वित्तीय साधन है, पर सबसे कम ग्लैमरस भी। हाँ, बोरिंग लगते हैं शायद। इसीलिए लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। नोट्स कंपाउंडिंग की ताकत का जिक्र करते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग। कैसे आपका पैसा समय के साथ अपने आप पैसा कमाना शुरू कर देता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि धैर्य का खेल है। छोटी रकम भी अगर लंबे समय तक निवेशित रहे तो वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ सकती है। वॉरेन बफे को देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत उनके जीवन के बाद के सालों में बनी कंपाउंडिंग की बदौलत। हाँ, ये उदाहरण तो हमेशा दिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ धैर्य ही काफी नहीं है, शायद अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। बाजार गिरेगा, डर लगेगा, लोग कहेंगे निकल जाओ, उस वक्त टिके रहना, अपनी योजना पर भरोसा रखना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। धैर्य और अनुशासन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लंबी अवधि की सोच आपको भावनाओं के तूफान में बहने से रोकती है। अच्छा। आपको पता होता है कि ये उतार चढ़ाव तो खेल का हिस्सा है, और ये इस विचार से भी जुड़ता है कि अमीर बनना शायद उतना मुश्किल न हो, हाँ, जितना अमीर बने रहना है। ये दिलचस्प है। पैसा कमाना एक इवेंट हो सकता है,
कोई अच्छी नौकरी मिल गई, बिजनेस चल पड़ा, लेकिन उसे संभाल कर रखना, उसे बढ़ाना और उसे मूर्खतापूर्ण हरकतों से न गंवाना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब लगातार मेहनत। हाँ, और इसके लिए विनम्रता चाहिए। ये समझना कि जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कल भी करेगा, और लगातार सीखते रहने की इच्छा चाहिए। तो पैसा कमाना एक कौशल है और उसे संभालना और बढ़ाना दूसरा, शायद ज्यादा अहम कौशल। हाँ, मैं तो यही मानती हूँ। ये सब बातें हमें उस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाती हैं जिसके बारे में नोट्स बात करते हैं। पैसे का असली मकसद क्या है? क्यों चाहिए हमें पैसा? नोट्स का सार अगर मैं कहूँ तो यही है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है। नहीं है। नहीं, ये बस एक साधन है, एक टूल। और इसका सबसे बड़ा उपयोग, सबसे बड़ा फायदा जो ये खरीद सकता है वो है आज़ादी। आज़ादी? हाँ, अपने समय पर नियंत्रण, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का विकल्प। आज़ादी, इसका मतलब क्या है? मतलब व्यावहारिक रूप में क्या ये सिर्फ करोड़पति बनने के बारे में है? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। आज़ादी के कई स्तर हो सकते हैं। जैसे? किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है सुबह अलार्म की घंटी बजने पर उठने की मजबूरी ना होना। हाँ, ये तो बहुतों का सपना होगा। किसी के लिए ये ऐसी नौकरी चुनने की आज़ादी हो सकती है जिसे वो पसंद करता है, भले ही सैलरी थोड़ी कम हो। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त बचत है। अच्छा। किसी और के लिए ये अचानक आई बीमारी या नौकरी छूट जाने पर घबराने के बजाय शांति से स्थिति का सामना करने की क्षमता हो सकती है। ये अपने जीवन के निर्णय डर या मजबूरी के बजाय अपनी इच्छा से लेने की क्षमता है। यही असली वेल्थ है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। तो पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर आज़ादी खरीद सकता है, और वो आज़ादी शायद खुशी की ओर ले जा सकती है। हाँ, कुछ हद तक। नोट्स का आखिरी सबक भी शायद यही है कि खुशी पैसे से ज्यादा जरूरी है। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। देखिए, बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद पैसे और खुशी का संबंध काफी कमजोर हो जाता है। अच्छा? तब रिश्ते, स्वास्थ्य, अपने काम का उद्देश्य और अपने समय पर नियंत्रण, ये चीजें ज्यादा मायने रखने लगती हैं। चुनौती इसी संतुलन को साधने की है। पैसे को एक उपयोगी साधन की तरह इस्तेमाल करना ताकि वो हमें ज्यादा खुशी और आजादी दे सके, न कि उसे ही जीवन का केंद्र बनाकर चिंता और तनाव मोल लेना। वाह! तो आज हमने मॉर्गन हाउसेल की किताब और उससे जुड़े नोट्स के जरिए पैसे और मनोविज्ञान के रिश्ते पर काफी गहरी बातचीत की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। कुछ मुख्य बातें जो दिमाग में बैठ गई हैं। एक, हमारे वित्तीय फैसले भावनाओं से बहुत ज्यादा चलते हैं, सिर्फ तर्क से नहीं। बिल्कुल। दूसरा, रिच दिखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वेल्थी बनना, जिसका असली मतलब है स्वतंत्रता और सुरक्षा। हाँ। वो अनकहा पैसा। तीसरा, किस्मत और जोखिम हमारी यात्रा का हिस्सा है और हर किसी की कहानी अनूठी है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। सही। चौथा, इनफ या संतोष की भावना विकसित करना शायद असली वित्तीय सफलता है, शायद सबसे मुश्किल भी। हाँ। पांचवा, लंबी अवधि की सोच, धैर्य और कंपाउंडिंग की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और आखिर में, पैसे का सबसे बड़ा मूल्य उसकी खरीद क्षमता में नहीं, बल्कि उस आजादी में है जो हमें दे सकता है अपने समय और जीवन पर नियंत्रण। बिल्कुल सही सारांश है। और इन सभी विचारों को एक साथ रखते हुए एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अगर हम ये मान लें कि हर व्यक्ति की पैसे की कहानी इतनी व्यक्तिगत है, भावनाओं, अनुभवों, किस्मत और जोखिम से इतनी प्रभावित है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वित्तीय सलाह या सफलता के पैमाने भी ज्यादा व्यक्तिगत होने चाहिए? मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। शायद नहीं। क्या हमें स्टैंडर्ड सलाह और रिटर्न के आंकड़ों से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति की मन की शांति, उसके जीवन पर नियंत्रण और उसकी खुशी को भी उसकी वित्तीय सेहत का हिस्सा मानना चाहिए? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है, चाहे हम सलाह दे रहे हों या ले रहे हों, या बस अपनी आर्थिक यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हों। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।